हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हम इवेपोरेशन को पढ़ेंगे। वैसे तो हम इवेपोरेशन को हीट के 10वें लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको आज एक और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, तो आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। वैसे तो इसको हम हीट के 10th लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में हमें। तो देखो, इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है हम सब जानते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप्स from the surface of water। और हमें यह पता है कि ये वेरी स्लो प्रोसेस होती है। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो देखो, मान लो गर्मियां हैं, टेम्परेचर ऐसा मान लो 50-60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और मान लो ये एक तालाब है, जैसे गांव में होता है ना, कोई भी तालाब जोड़ हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट कर जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, जैसे 2-3 हफ्ते, लेकिन इवेपोरेट कर जाता है ये पूरा का पूरा वाटर, ठीक है। इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, तभी तो 2-3 हफ्ते लगते हैं इवेपोरेट कंप्लीटली, ठीक है। कितना टाइम लगता है? नियरली जैसे 2-3 हफ्ते लग गए, 3 वीक्स, ठीक है। तो इसका मतलब वेरी स्लो प्रोसेस है। बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। इवेपोरेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो अब देखो, इसके 3 अलग अलग केस पढ़ेंगे हम। तो देखो, फर्स्ट केस, मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और ये एक लिड से ढका हुआ है, ढक्कन से ढका हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है। और ये क्या है? लिड, ठीक है। और सेकंड केस देखो, अगेन वही कंटेनर है, ठीक है, ये वाटर से भरा हुआ है कंप्लीटली, लेकिन यहां पे क्या है? एक जार है, ये जार से ढका हुआ है। ये क्या है? जार, ठीक है। ये ऊपर ढक्कन है और यहां पे ये जार है। और जो थर्ड केस है वो देखो क्या है, यही वाला है। ये मेरा कंटेनर हो गया जिसमें वाटर, ठीक है। ये सराउंडिंग को ओपन है या ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहां पे ढक्कन था ऊपर और यहां पे जार था, और ये लेकिन एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ओपन है, ठीक है। तो देखो, जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, यहां पे ये वाटर इतना ही रहेगा नियरली। एज टाइम पासेज यहां पे ये वाटर इतना ही रहेगा, ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसा मानो कि थोड़ी सी तो जगह है ऊपर, चलो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप हो गए और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यहां पे वाटर वेपर्स के लिए जगह बहुत कम है ना, तो कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल्स
वाटर वेपर में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये लिड से ढका हुआ ना, तो एज टाइम पासिस यहां पे वाटर इनसाइड दिस कंटेनर ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। इन दिस केस वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो मतलब यहां पे इवेपोरेशन ना के बराबर होगा। और अब देखो सेकंड केस में यहां पे ये क्या है, अभी ड्राई एयर है। ठीक है, अब टाइम पास होता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होते जाएंगे, मतलब इवेपोरेशन होगा। तो इनिशियली तो ये ड्राई एयर है, बिल्कुल ड्राई एयर, नो मॉइस्चर। ठीक है, ऐसा मानो। अब जैसे टाइम पास होता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होते जाएंगे। हैं, सही है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप होते जाएंगे, मतलब इवेपोरेशन होता जाएगा। लेकिन देखो यहां पे जार है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप भी हो रहे हैं और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इस जार से टकरा के रिटर्न भी होंगे। समझ रहे हो ना, कुछ एस्केप हो रहे हैं और कुछ रिटर्न भी होंगे, ऐसे इस जार से टकरा के कुछ रिटर्न भी होंगे। ठीक है, और कुछ एस्केप भी होंगे। तो यहां पे क्या होगा इस सेकंड केस में, जैसे टाइम पास होता जाएगा, एज टाइम पासिस इवेपोरेशन होता जाएगा, मतलब वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे यहां पे। और वो भी क्यों होगा, वाटर वेपर्स क्यों बढ़ते जाएंगे, मतलब इवेपोरेशन क्यों होता जाएगा, मतलब जैसे टाइम पास होता जाएगा, हालांकि काफी टाइम लगेगा, इस वाटर का लेवल कम होता जाएगा, मतलब इवेपोरेशन होता जाएगा, मतलब इस एयर में मॉइस्चर बढ़ती जाएगी, वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो एज टाइम पास है, जैसे टाइम पास होगा, जो रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स वो घटती जाएगी, डिक्रीजेज। ठीक है, एंड रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स इंक्रीजेज, लेकिन स्टिल इवेपोरेशन हो रहा है, यहां पे वाटर वेपर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी स्टिल रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स वो ज्यादा है रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स से। ठीक है, हाँ, टाइम पास होता जाएगा, जैसे रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स वो कम होती जाएगी और रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टिल रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स वो ज्यादा है रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स से। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, इवेपोरेशन होता जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाटर का लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि स्टिल रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स ज्यादा ना रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स से, तो इवेपोरेशन विल कंटिन्यू। ठीक है, तो इवेपोरेशन होता जाएगा, तो इसका मतलब एक तरह से वाटर वेपर्स बढ़ते जाएंगे। तो देखो इवेपोरेशन हो रहा है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स में ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वाटर वेपर्स है ना इस जार के अंदर वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वाटर वेपर्स इंक्रीजेज। ठीक है, तो एक तरह से वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा इस जार के अंदर, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज इनसाइड जार। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स
रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगी। व्हेन रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स। तब और इवेपोरेशन नहीं होगा, देन इवेपोरेशन स्टॉप। ठीक है, तो जब रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स घटती घटती रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा ना, तब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा। इवेपोरेशन होता गया, मान लो जब इवेपोरेशन होता होता इस वाटर का लेवल ये हो गया, ये क्या है, वाटर वेपर्स। ठीक है, ये मेरे क्या है, वाटर वेपर्स। अब मेरी ये जो एयर है ना, ये ड्राई नहीं रही, ह्यूमिड हो चुकी है या मॉइस्ट एयर। अब यहां पे क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे ना उतने रिटर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब और इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे टाइम पास होता गया, इवेपोरेशन होता गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया, वेपर्स बढ़ते गए इसके अंदर। तब तक तो ये था कि रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स वो ज्यादा थी रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स से, तो इवेपोरेशन कंटिन्यू रहा, मतलब होता गया। लेकिन जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स वो घटती जाएगी, रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स बढ़ती जाएगी। लेकिन स्टिल जब तक इवेपोरेशन हो रहा है, रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है, तो वाटर वेपर्स बढ़ते गए, वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ ऐसी स्टेज आ चुकी होगी, अब ये वाटर यहीं पे रहेगा, अब वाटर का लेवल और कम नहीं होगा। ठीक है, ये वाटर सैचुरेट हो गया, अब यहां पे वाटर का लेवल और कम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जितने एस्केप कर जा रहे हैं वाटर मोलिक्यूल्स उतने रिटर्न कर जा रहे हैं। रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स, एवेपोरेशन स्टॉप। तो यहां पे अब इनसाइड जार जो वेपर प्रेशर होगा ना वो मैक्सिमम होगा, और इसको बोलेंगे हम सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है, एसवीपी, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पे वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता सैचुरेशन वेपर प्रेशर पे जा चुका है, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं बढ़ सकता। अब यहां पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ एस्केपिंग मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्निंग मोलिक्यूल्स। अब और इवेपोरेशन होगा भी नहीं। अब यहां पे इस जार के अंदर वेपर प्रेशर सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर पे जा चुका है, एक मैक्सिमम वेपर प्रेशर पे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसके अंदर बाहर से, जार के अंदर बाहर से कुछ एडिशनल वेपर्स डाल दूं, सैचुरेशन वेपर प्रेशर पहुंच चुका था, इवेपोरेशन स्टॉप हो चुकी थी। अब मैंने क्या किया, बाहर से इस जार के अंदर एडिशनल वेपर्स डाल दिए। ठीक है, तो ये जो वेपर्स है ना, ये अब वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ जाएगा, कन्वर्ट इनटू वाटर, क्योंकि वेपर प्रेशर तो सैचुरेट हो चुका था, एसवीपी तक पहुंच चुका था ना वेपर प्रेशर, तभी तो इवेपोरेशन स्टॉप हुई थी। अगर मैं अब बाहर से जार के अंदर कुछ एडिशनल वेपर्स डालूंगा ना,
तो वेपर प्रेशर तो और बढ़ नहीं सकता। अब ये वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे इनटू वाटर, ठीक है। और एक और चीज है, एक दूसरी चीज क्या है, देखो देखो सैचुरेशन वेपर प्रेशर पहुंच चुका है, ठीक है। अगर अब मैं यहां से इस जार के अंदर से कुछ वेपर्स को बाहर निकाल दूं, कुछ वेपर्स मैंने बाहर निकाल दिए, तो वेपर प्रेशर एसवीपी से कम हो जाएगा। वेपर्स बाहर निकाल दिए ना जार से, तो क्या होगा, यहां से वेपर्स इस जार के अंदर आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा इवेपोरेशन होगा, ठीक है, जिससे वेपर प्रेशर अगेन एसवीपी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जार के अंदर से मैं कुछ वेपर्स को बाहर निकाल लूंगा, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर एसवीपी से कम आ जाएगा, तो थोड़ा सा और इवेपोरेशन होगा, जिससे इनसाइड जार वेपर प्रेशर बढ़ के अगेन एसवीपी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां से कुछ वाटर अगेन इवेपोरेट होगा, विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स इनसाइड जार, क्योंकि मैंने जार के अंदर से वेपर्स निकाले थे ना, जितने वेपर्स निकाले थे उतने वेपर्स वापिस आने चाहिए, और वो कहां से आएंगे, यहां पे कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं, मान लो इवेपोरेशन स्टॉप हो चुका है, इनसाइड जार वेपर प्रेशर मैक्सिमम है एसवीपी, अब कोई इवेपोरेशन नहीं हो रहा। अगर आप बाहर से वेपर्स डालोगे ना इसके अंदर, तो वो अलाउड है एक तरह से, लेकिन वो अलाउड है भी नहीं। मान लो क्योंकि वेपर प्रेशर एसवीपी से ज्यादा हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो अगर बाहर से आप जार के अंदर एडिशनल वेपर्स डालोगे, वो कंडेंस हो जाएगा इनटू वाटर, तो वाटर का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे इनसाइड जार वेपर प्रेशर कितना बना रहे हैं, मैक्सिमम एसवीपी। बाहर से एडिशनल वेपर्स डाल रहे हो तो वो कंडेंस हो जाएंगे इनटू वाटर। और एक और चीज है, मान लो इवेपोरेशन स्टॉप हो चुकी है, इस जार के अंदर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप इस जार के अंदर से वेपर्स को निकालोगे ना, तो जितने वेपर्स निकले हैं उतना ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और उतने ही वेपर्स इस जार के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से आप ये जो रिमेनिंग वाटर है ना, इसको आप थ्रू वेपर्स बाहर निकाल सकते हो इस जार से। देखो यहां पे इवेपोरेशन स्टॉप हो चुकी है, इनसाइड जार वेपर प्रेशर मैक्सिमम है एसवीपी, ठीक है, कुछ वाटर बचा हुआ है, इवेपोरेशन स्टॉप हो चुकी है। इस वाटर को आप बाहर निकालना चाहते हो, तो आप कैसे क्या कर सकते हो, ये जो वेपर्स है ना इनसाइड दिस जार, इनको बाहर निकालते जाओ। बाहर निकालोगे फिर बंद कर दोगे इस जार को, तो जितने वेपर्स बाहर निकाले ना उतना ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे एसवीपी इससे वेपर प्रेशर अगेन एसवीपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और वाटर बच गया, तो थोड़ा सा और वेपर्स निकाल लो इस जार के अंदर से, तो जितने वेपर्स निकालोगे उतना ही वाटर अगेन इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर वेपर प्रेशर अगेन एसवीपी के बराबर आ जाएगा। तो एक तरह से वेपर्स के थ्रू एक तरह से आप इस पूरे वाटर को निकाल सकते हो। करना क्या होगा, इस जार के अंदर से वेपर्स निकालते जाओ। मान लो ये जो वाटर बचा हुआ है ना, इसको आप निकालना चाहते हो, तो इस जार से आपको वेपर्स निकालने होंगे, जिससे इसके अंदर वेपर प्रेशर घटेगा, एसवीपी से घट के आ जाएगा कुछ, तो अगेन थोड़ा सा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, फिर इसके अंदर वेपर प्रेशर अगेन एसवीपी के बराबर हो जाएगा। तो आप एक तरह से इनडायरेक्टली इस वाटर को यहां से वेपर्स के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो थर्ड केस, यहां पे ये वही कंटेनर है, उतना ही पानी है, ठीक है।
तो ये एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो जैसे टाइम पास होता जाएगा यहां पे जो वाटर है ना वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे कुछ टाइम पास होता जाएगा, यहां पे तो क्या था, जैसे कुछ टाइम पास हुआ वेपर प्रेशर बढ़ता गया, मतलब इसे जार के अंदर वेपर्स बढ़ते गए, इवेपोरेट होता गया ना वाटर, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया इनसाइड दिस जार। तो एक ऐसा टाइम आया अब और वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, मतलब इसके अंदर वेपर प्रेशर एसवीपी के बराबर हो गया, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। तो अब यहां पे वाटर इतना का इतना रहेगा, अब और इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन यहां पे इस थर्ड केस में देखो, ये तो एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो यहां पे जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, हालांकि कुछ टाइम जरूर लगेगा, ये जो वाटर है ना कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस थर्ड केस में ऐसे कोई जार थोड़ी ना ऊपर, ये तो एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो एटमॉस्फेयर को ओपन है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम, हाँ कुछ टाइम जरूर लगेगा, 2-3 हफ्ते, आफ्टर सम टाइम 2 to 3 weeks, ये जो वाटर है ये कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट। ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एटमॉस्फेयर को ओपन है पूरी तरह से, मतलब यहां पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एस्केपिंग मोलिक्यूल्स। ये क्या है, एस्केपिंग मोलिक्यूल्स, जो कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एस्केपिंग मोलिक्यूल्स, इसलिए 2 से 3 हफ्ते बाद में ये पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहां पे मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे, कोई मॉलिक्यूल रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो एटमॉस्फेयर को पूरा ओपन है ना, तो मॉलिक्यूल्स आप ऐसा बोल सकते हो केवल एस्केप करेंगे, जो कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ टाइम बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद, ये पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं बचना। कुछ टाइम बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद में, ऐसा ही तो होता है गर्मियों में, गांव वगैरह में जाओगे तो जोड़, पूरे जोड़ के जोड़ सूख जाते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन। हाँ कुछ टाइम जरूर लगता है, 2 से 3 हफ्ते। ठीक है, और यहां पे एक और स्पेशल पॉइंट क्या है, अगर मान लो यहां पे एयर और ब्लो हो रही हो, एयर ब्लोइंग, हवा चल रही हो, तो ये और जल्दी इवेपोरेट होगा, मोर क्विकली इवेपोरेट होगा ये पूरा वाटर। जैसे जब हवा नहीं चल रही थी तो मान लो 3 वीक्स लग रहे थे, ठीक है, अब हवा चल रही है तो यही वाटर कंप्लीटली ऐसा होगा कि 1 वीक में इवेपोरेट हो जाएगा, जब एयर ब्लो हो रही है। क्योंकि देखो मान लो अगर कोई मॉलिक्यूल रिटर्न भी कर रहा था, ऐसा मान लो, हालांकि रिटर्न ना के बराबर करते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल रिटर्न भी कर रहा था ना, लेकिन जब हवा चल रही हो, वो रिटर्न, जो मॉलिक्यूल रिटर्न कर रहा था वो एयर ब्लो कर जाएगी, उसको हवा अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, तो रिटर्निंग मॉलिक्यूल विल बी ब्लो बाय एयर। तो वैसे देखो ये एटमॉस्फेयर को ओपन है, ऐसा तो है नहीं कोई जार है ऊपर यहां पे इस थर्ड केस में, तो मोस्टली मॉलिक्यूल्स एस्केप ही करते हैं, कोई ऐसे वापस नहीं आता। लेकिन ऐसा मानो अगर कोई हो भी, मॉलिक्यूल रिटर्न भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर हवा चल रही हो, एयर ब्लो हो रही हो, तो वो हवा ब्लोइंग एयर
इस रिटर्निंग मॉलिक्यूल को अपने साथ ब्लो कर ले जाएगी, तो इवेपोरेशन और जल्दी होगा। इसलिए मान लो जब हवा नहीं चल रही है, इतनी ज्यादा हवा नहीं चल रही, एयर ब्लो नहीं हो रही, तो इवेपोरेशन तो कंप्लीटली वहां पे भी होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, जैसे 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। ठीक है, जब कोई मॉलिक्यूल रिटर्न कर रहा होगा, वो यहां पे एयर के द्वारा ब्लो नहीं होगा क्योंकि हवा नहीं चल रही, वो रिटर्न ही कर जाएगा। ठीक है, कोई कोई मॉलिक्यूल मान लो रिटर्न भी कर रहा हो, लेकिन जब एयर ब्लो हो रही हो ऊपर, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल रिटर्न कर रहा था ना, हवा उसको अपने साथ ले जाएगा एक तरह से, तो यहां पे इवेपोरेशन और भी जल्दी होगा। जैसे जब हवा नहीं चल रही थी, इवेपोरेशन कंप्लीटली 2 से 3 वीक्स में हो रहा था, यहां पे 1 वीक में हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए तो जब हवा चलती है ना, जब एयर ब्लो हो रही हो, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। When air is blowing, clothes dry quickly। कपड़ों को सुखा दो, जब मान लो हवा चल रही हो तो वो जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये भी ध्यान रहे, इवेपोरेशन हो रहा है ना, तो जो टेम्परेचर है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो देखो एक तो ये केस था, ऊपर लीड थे। ठीक है, तो जैसे टाइम पास होता जाएगा, इसमें वाटर ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट। और एक ये सेकंड केस, इसमें यहां पे जार है। ठीक है, तो जैसे टाइम पास होता जाएगा, इवेपोरेशन होगा, बिल्कुल होगा, वेपर्स इनसाइड दिस जार बढ़ते जाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लो अभी भी इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, रेट ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्निंग मॉलिक्यूल्स। और जैसे टाइम पास होता जाता है ना, रेट ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स वो घटती जाती है और रेट ऑफ रिटर्निंग मॉलिक्यूल्स बढ़ती जाती है। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब रेट ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिटर्निंग मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगी, तब इवेपोरेशन स्टॉप हो जाएगा, तब ये स्टेज आ जाएगी। ठीक है, कुछ वाटर बचा रह जाएगा, ये अब इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, तब इसके अंदर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, ये एटमॉस्फेयर को ओपन है ना, ये तो पूरा पूरा इवेपोरेट होना है। हाँ, कुछ टाइम जरूर लगना है क्योंकि इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे होंगे, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और वेरी फ्यू रिटर्न भी करते हैं, ऐसा मानो। ठीक है, तो जब हवा नहीं चल रही है तो कंप्लीट इवेपोरेशन होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन जब हवा चल रही हो, एयर इज ब्लोइंग, इसके ऊपर हवा चल रही हो, तो होता क्या है, वो ब्लोइंग एयर इस रिटर्निंग मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाती है, जिससे इवेपोरेशन थोड़ा सा क्विक हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि जब हवा चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, और यहां पे ध्यान रहे, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मुझे तो इवेपोरेशन करवाना है ना, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है ना, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, उतना ही ज्यादा सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। अब इसकी टेबल बनाएंगे हम। इवेपोरेशन क्या होता है उसको तो हमने समझ लिया अच्छे से। saturation vapor pressure increases
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, किस किस टेम्परेचर का सैचुरेशन वेपर प्रेशर कितना होगा, उसकी टेबल बनाएंगे। यहां पे हम एक टेबल बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टेबल है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और यहां पे उस टेम्परेचर के कोरेस्पोंडिंग सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा इन mm ऑफ Hg। ठीक है, तो देखो जब टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर ये कितना होता है, 4.58 mm ऑफ Hg। ठीक है, और जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो, तो 5 डिग्री सेल्सियस के कोरेस्पोंडिंग SVP ये कितना होता है, 6.51 mm ऑफ Hg। 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 15 डिग्री सेल्सियस होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 40, 60, 80, 40, 60 होगा, 80 होगा। इनके कोरेस्पोंडिंग SVPs की वैल्यू क्या होगी, मतलब सैचुरेशन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस के कोरेस्पोंडिंग SVP ये कितना होगा, 8.94 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP कितना होगा, 12.67 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP कितना होगा, 17.5 mm ऑफ Hg। सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, वाटर वेपर्स का सैचुरेशन वेपर प्रेशर जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो कितना होगा, SVP 17.5 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP कितना होगा, 55.1 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ मर्करी कॉलम होता है ना। और जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये कितना होगा, 149 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP कितना होगा, 355 mm ऑफ Hg। ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और यहां पे SVP सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg। आधी लिस्ट बनानी रह रही है। तो देखो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP ये कितना होगा, 760 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP ये कितना होगा, 1490 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP कितना होगा, 2710 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP ये कितना होगा, 4630 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होगा, तो SVP कितना आता है, 7510 mm ऑफ Hg। और जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 200 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये आता है 11650 mm ऑफ Hg। तो देखो वाटर वेपर्स
का सैचुरेशन वेपर प्रेशर, या बोलो सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर, या एसवीपी बोल दो, इन एमएम ऑफ मर्करी कॉलम, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे गिवन है, इतना ही होता है। ठीक है, ये टेबल याद ना भी हो तो भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो देख सकते हो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एसवीपी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।